मैं मोहित फ्रॉम इलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज। आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो हम आज अपना 12th में सिलेबस फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने 20 से सिलेबस स्टार्ट किया था। आज हम अपना पहला चैप्टर उठाते हैं, वैद्युत क्षेत्र, आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, तो बिल्कुल इसको स्टार्टिंग से धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोग अपने फेयर नोट्स बनाते रहिएगा और चैनल में सपोर्ट करिएगा। पहली बात तो ये है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या इसमें है वैद्युत चैप्टर का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, मतलब वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, तो सब विद्युत क्या होती है। सबसे पहले क्या हमें जानना है, विद्युत। विद्युत और वैद्युत नाम अलग है और चीज़ें एक ही है। दोनों की इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये होती क्या है, तो भैया ये एक प्रकार की हमारी क्या है, ऊर्जा है। ठीक, तो पूछा जाए विद्युत क्या है, तो विद्युत एक प्रकार की हमारी क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, कई कई जब पुराने टाइम में जब हम लोगों को जैसे प्रकाश गिरता था, जब बिजली के बारे में किसी को पता नहीं था, तब भैया इसी विद्युत को हम लोग प्रकाश के नाम से भी जानते थे। कैसे, तो इसको भी आगे बताते हैं। लेकिन जो हमारी अब बात आती है भैया ऊर्जा, विद्युत। तो विद्युत की खोज किसने की, तो विद्युत को जो सिस्टमैटिक ढंग से बताया है वो हमारे वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो हमारे कौन से ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने विद्युत को सिस्टमैटिक ढंग से बताया। ठीक है, कैसे बताया, तो क्या हो रहा था, एक मतलब एक ये प्राकृतिक घटना है। क्योंकि देखो हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो पूरी क्या होती है, जो रियल में हो रहा है, मतलब जो प्रकृति में होती हैं चीज़ें, उन्हीं को जानना ही हमारा क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक, तो जब हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो इसमें हमने क्या पढ़ा, वैद्युत। वैद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। इसको सिस्टमैटिक ढंग से वैद्युत को किसने बताया, वो बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कैसे, ये अमेरिका के हमारे साइंटिस्ट थे या वैज्ञानिक थे। वहाँ पर क्या पतंग कॉम्पिटिशन होता, तो ये क्या पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर एकदम से मौसम खराब होने की वजह से बिजली कड़की, मतलब गजरी या फिर गरजना जो भी बोलते हैं, वो हुआ। तो उससे क्या इनके जो हाथ में था वो एक प्रकार का झटका इनको महसूस हुआ। ठीक, तो क्या तब तो विद्युत की खोज हुई नहीं, तब उसको क्या जो बादलों से गरज निकलती है या फिर बिजली गिरती है, हम लोग बिजली बोलते हैं, पहले उसको लोग प्रकाश कहते थे। लेकिन जब उनको झटका लगा तो उनके पीछे, इसके पीछे जानने का कारण पता किया। फिर जब कारण होता तभी कोई चीज़ की हमारी नई खोज होती। तो वो कारण क्या था, ये इन्होंने पता लगाया। ठीक, तो बात एक अब बात आती है क्या कारण थे, तो इन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग करे। ठीक है, तो प्रयोगशाला में क्या प्रयोग करें, एक इन्होंने कांच की छड़ ली और दूसरी भी क्या ली, कांच की हमारी छड़ ली। ठीक है, किसकी छड़ है, ये दोनों कांच की हमारी छड़ है। इसको इन्होंने बिजली की खाल पे रगड़ा और एक दूसरे के ये पास आए। तो इन्होंने क्या देखा, ये दोनों प्रतिकर्षण कर रही हैं। ठीक है, क्यों प्रतिकर्षण कर रही हैं, ये चीज़ अभी नहीं इन्होंने बताई। फिर उन्होंने ये पहला किया प्रयोग। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, एक सेकेंड प्रयोग किया। इसमें क्या किया, एक इन्होंने कांच की छड़ ली, ठीक है, और दूसरी किसकी ली, एबोनाइट की छड़ ली। दूसरी जो इसकी ली, एबोनाइट की इन्होंने छड़ ली। अब इन्होंने क्या महसूस किया, इन दोनों को भी बिल्ली की खाल में रगड़ा और एक दूसरे के पास लेके गए। जब ये पास लेके गए तो इन्होंने क्या देखा कि ये दोनों क्या हो रही हैं, पास में आ रही, मतलब आकर्षण हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो इन्होंने क्या अनुमान लगाया, इसमें कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है या कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है जो सेम हमारा पदार्थ था, तो ये क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षण कर रहे थे। और जब असमान था तो क्या मतलब अलग अलग पदार्थ, तो ये आकर्षण कर रहे थे। तो इन्होंने क्या नाम दे दिया, कहते भैया इसमें आवेश है, एक में इसके पास प्लस है, मतलब कांच के पास प्लस आवेश है और एबोनाइट के पास हमारे क्या है, माइनस के आवेश है। क्लियर, तो इन्होंने क्या मतलब विद्युत की खोज मतलब कैसे हुई, तो क्या आपस में घर्षण कराने में, बादल ऊपर टहल रहे होते हैं, आपस में के पास से गुजरेंगे तो क्या होगा, घर्षण होगा, तो बिजली हमारी क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, और क्या आगे फिर आपस में टकरा जाते हैं तो हमारी गरज निकलती है और क्या चिंगारी उठती है, वहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है। तो ऐसे क्या होता है, हमारे बिजली उत्पन्न होती है घर्षण से। मतलब दो चीज़ों को हम लोगों ने क्या आपस में रगड़ा, तो क्या होता है, हमारे हाथ गर्म हो तो एक प्रकार की ऊर्जा निकल रही। ठीक है, जैसे बैलून को हम लोग कहीं पर रगड़ते हैं या फिर
बिजली की खाल हो गई या ऊनी वस्त्र में रगड़ते और थोड़ी देर दीवार में चिपका देते तो क्या होता है वो आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? उनमें क्या चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम लोग छोटे में क्लासों में क्या स्केल लेते थे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या होते थे हमारे पास हो जाते थे। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए हमारे घर्षणिक विद्युत। किसके? मतलब घर्षण से हमारा प्राप्त, इसलिए क्या नाम दे दिया घर्षणिक विद्युत। तो इतना समझ में आया आप लोगों ने कि कैसे ये खोज की इन्होंने। मतलब क्या, जब हमारे समान पर मेटल से, जैसे हम लोगों ने चुंबक का पढ़ा हुआ था, तो जब भैया बेंजामिन ने अभी ये चीज़ प्लस माइनस कैसे लगाया, सिर्फ चुंबक देखी, क्योंकि चुंबक में क्या नॉर्थ पोल का क्या होते हैं प्रतिकर्षित होते हैं और साउथ पोल भी प्रतिकर्षित होते हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब प्लस और माइनस होगा तब आकर्षण होगा। तो वही थ्योरी इन्होंने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। लेकिन फिर आगे चल के फिर क्यों ये थ्योरी कैंसिल हुई? क्यों कैंसिल हुई? क्योंकि भैया ये नहीं पता था कि कांच के पास भी प्लस है और एबोनाइट के पास माइनस, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं था। इस चक्कर में यानी थ्योरी का भी गलत है। आगे चल के फिर हम लोगों की आवेश की बारी आई। तो भैया आवेश क्या होते हैं? तो इतना आई होप तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ओके। हाँ, तो अब हम आपको पढ़ाते हैं घर्षण। तो घर्षण क्या होता है, ठीक है? क्या चीज़? सॉरी, घर्षण नहीं, आवेश। आवेश क्या होते हैं? तो भैया हमारे आवेश क्या होते हैं? आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। जब चीज़ें हमारी क्या आकर्षित हो प्रतिकर्षित हो तो इसी को क्या बताया गया आवेश। आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा धन आवेश और दूसरा होता है हमारा ऋण आवेश, ठीक है। तो ये तो इनके पास नाम हो गए। अब आवेश हमारा आया कहाँ से? तो भैया इसका हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक सिद्धांत। उस सिद्धांत का नाम क्या है? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्लियर? तो ये हेडिंग डाल देते हैं। अब इसको बताते हैं क्या आवेश। अपने फेयर नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक से क्या हो गया हमारा ना इलेक्ट्रिक, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ चार्ज। तो ये होती क्या इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ चार्ज? तो इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास दो पिंड हैं या फिर कोई भी दो हमारे पास पदार्थ है। पहला ये पदार्थ हो गया हमारे पास और दूसरा पदार्थ ये हो गया हमारे पास, ठीक है। पहला पदार्थ ये हो गया और दूसरा पदार्थ ये हो गया। अब हमने इन दोनों के क्या करा है आपस में आकर्षण। जो हम लोगों के प्लस इन सब के पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सबके पास होते हैं। अंदरूनी कक्षा में हमारा प्रोटॉन मतलब धन चार्ज होता है और बाहरी कक्षा में कौन सा चार्ज होता है? ऋण चार्ज होता है। और ये लोग बहुत ही कमजोर बंध से आपस में बंधे हुए होते हैं। बहुत ही कमजोर बंध होता है जिससे क्या होते हैं ये आपस में बंधे होते हैं, ठीक है। जब इन दोनों का हम लोग आपस में घर्षण कराते हैं तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में चले जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो जब हमने इनका घर्षण करा है कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब मान लो भैया इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन थे। 12 में से 6 इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास चले गए। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 18 हो गए। और इसके पास कितने बचे? 6 बचे। अब भाई इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है तो हमारा क्या माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं तो क्या ऋण आवेश हो जाता है, ठीक। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है तो क्या हो जाता है? धन आवेश हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रकृति, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रकृति पदार्थ क्या बनाती है? धन आवेश बनाती है। और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसको क्या बनाती है? ऋण आवेश बनाती है। तो यहाँ से क्या होता है हमारे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत फॉलो करता है, ठीक है। तो इसकी एक परिभाषा क्या हो सकती है? हम लोग कह सकते हैं कि जिस पदार्थ में अपने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से
किसी कमजोर बंध से जुड़े होते हैं तो वो क्या होगा कि दूसरी तरफ चले जाए, या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो वो कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। क्लियर, इतना आप लोग को समझ में आया। अब आता है हमारा इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण। क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण, ठीक। हेडिंग डालते हैं क्या, आवेशों का क्वांटीकरण। हम इलेक्ट्रॉन कह रहे थे वही, क्योंकि इसी से होते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, क्लियर, आवेश का क्वांटीकरण। तो भैया देखो आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q बराबर Ne, ठीक है, जिसमें Q क्या होता है हमारा, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताया जल्दी से। Q पता है तो Q हमारा क्या होता है, कुल आवेश, ठीक है। N क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है भैया, इसको पता है इलेक्ट्रॉन का मान, ठीक है। ये चीजें आ गई कि नहीं। तो भैया जो इनकी संख्या होती है ये हमारी प्लस माइनस में होती है, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। क्लियर, तो भैया इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है आप लोगों को शायद पता होगा, 1.6×10⁻⁻19 कूलम। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो Q क्या हो गया हमारा कुल आवेश, N क्या हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3, और कुल इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलम। तो इसका आवेश का क्वांटीकरण का ये फॉर्मूले से हम लोग डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे। तो भैया सीधी सी बात है, किसी भी पदार्थ का कुल आवेश, किसी भी पदार्थ का कुल आवेश उसके इलेक्ट्रॉन के मान के, इलेक्ट्रॉन का मान ये हो गया कि पूर्ण गुणज, क्योंकि हमेशा क्या पूर्णांक में होते कि नहीं होते, इस शक्ल में पूर्ण गुणज के बराबर होता है। क्लियर, याद हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो गया Q कुल आवेश, किसी भी पदार्थ का कुल आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कुल मान के, इलेक्ट्रॉन के मान के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। क्लियर, इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो ये क्लियर हो गया, ठीक। इसी के बेसिस पे एक हम एग्जांपल पूछते हैं आप लोगों से। इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितनी संख्या होती है ये हम लोगों को पता चल जाएगा, या एक कूलम में कितनी होती है। मान लो भैया एक कूलम Q बराबर 1 कूलम आवेश का कोई पिंड है, इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है। इस पे क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n बराबर ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो भैया ये हम लोगों को पता है, Q बराबर पता है, E बराबर भी हम लोगों को पता होता है, क्या होता है 1.6×10⁻⁻19C। अब हमें एक कूलम पे निकालना है, Q पता है, E पता है, N निकालना है। तो भैया इस वाले फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, Q बराबर Ne, N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू क्या है 1 है, और इसकी क्या है 1.6 इंटू मतलब E की क्या है 1.6×10⁻⁻19, ठीक है। ये भी भैया कूलम है, ये भी कूलम है, कूलम कर, इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, बाकी आप लोग को इसका जवाब देना जरूर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है वो हमारा क्या आता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये चीज़ें, ठीक है। क्या होता है 6.25 × 10⁻18। क्लियर, कितना 6.25 × 10⁻18। देखो ये हम लोगों ने एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन, अगर हमसे पूछा जाता है 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो उसका भी आंसर यही होता है। तो कूलम ये हो गया कि नहीं, इस चक्कर में वही चीज़ है। लेकिन हमने क्या आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ाया था, जिसमें हमें क्या इससे के बेस फॉर्मूले निकालने थे। तो ये होता है हमारा क्या आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। तो Q बराबर आपको फॉर्मूला पता ही चल गया है, डिफिनेशन एक बार फिर बता दे रहे, क्या किसी भी आवेश, किसी भी पिंड का कुल आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। क्लियर, अब हम लोग इसके बाद आगे क्या पढ़ते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक।
इतना नोट हो गया तो प्लीज़ बैक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया, हटे हुई साइड में। ठीक, तो कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। क्लियर। तो अब हम लोगों को क्या टॉपिक आता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। भैया ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? तो देखो सीधी सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। एक सेकंड पानी पी लूं। हाँ, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत, तो हमने क्या बताया, हम लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा हुआ है। उसमें क्या पढ़ा है, ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देन उसी प्रकार होता है हमारा क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसको क्या करते हैं हम लोग, एक रूप से दूसरे रूप में बदल तो नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, मतलब स्थानांतरित कर सकते हैं। तो क्या, ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। किसी भी जो भी पिंड होता है हमारे पास या कोई भी निकाय, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या नियत रहती, वो एक दूसरे को भेजी जाती, मतलब स्थानांतरित करी जाती। जब हम लोग घर्षण कराते हैं क्या हो गया, ना किसी आवेश को उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते, केवल एक जगह से दूसरी जगह क्या स्थानांतरित कर सकते। यही होता है हमारा क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बस हमें याद क्या करना है, जो भैया किसी विलगित निकाय में, विलगित निकाय, मतलब ये चीज हमेशा याद रखना है, क्या किसी विलगित निकाय, ठीक है, में कुल आवेश नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। बस जब भी आवेश संरक्षण की बात होगी, पहले क्या आवेश हमारा स्थानांतरित होता है, दूसरी चीज किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है। ठीक, अगर किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास 14 रहेंगे, चाहे जितनी बिजली हम लोग चला डालें। क्लियर। तो बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? जैसे अभी हम लोगों ने क्या बताया था कि जो भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो हमारी +-1 +-2 या +-3, मतलब पूर्ण गुणज के रूप में होती है। ठीक है, लेकिन अब ये थ्योरी भी गलत होती जा रही है, क्योंकि अभी नई रिसर्च से हम लोगों को पता चला है क्या, 2 और पद मिले हम लोगों को। कैसे मिले, 1/3 मिला प्लस-माइनस का n बराबर, और n बराबर +-3 का 2/3 मिला हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोला गया, 1/3 में इसको बोला गया है क्वार्क। क्या बोला गया है, क्वार्क बोला गया है। ठीक है, इसको हम लोग क्वार्क बोलते हैं, क्वार्क, और ये नीचे वाला होता है हमारा डाउन क्वार्क। ठीक, तो ये हमारी नई खोज थी। तो ये लोग आप हमेशा याद रखना है कि अब इलेक्ट्रॉन भी है क्या सही बटे या फिर पॉइंट में मिलने लगे हैं। मिले कितने से, 2 मिले, एक मिला +-माइनस का 1/3, एक मिला +-माइनस का 2/3। 1/3 को अप क्वार्क बोलते हैं और 2-3 को डाउन क्वार्क बोलते हैं। क्लियर। यहाँ से हमारे बेसिक फंडामेंटल हमारे इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं। अब हमें क्या, कूलाम के नियम पे चलना है। ठीक, हर एक चीज़ की स्टार्टिंग के लिए हमें उसके बेसिक फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल पोर्शन भी उठा के चलेंगे। बाकी आप लोग चैनल को एक दूसरे तक भेजते रहें, सब्सक्राइब करवाएं, हम लोगों की हेल्प होगी तभी तो हम आप लोग की भी कर पाएंगे। देन सपोर्ट करिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक शेयर तो रुकने नहीं चाहिए, शेयर तो करते रहेंगे तभी जाके आगे हम पहुंच पाएंगे। टीम भी हमारी बहुत मेहनत कर रही है आपके साथ। ऑनलाइन क्लास हम कम दे पा रहे हैं इस समय क्योंकि टाइम की कमी के कारण। बाकी अब हम लोग चलते हैं क्या, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, इसी को सीधे बोला जाता है लॉ। ठीक है, इसको अलग पेन से ठीक, क्योंकि ब्लू वाले की नहीं पता। तो भैया कूलाम लॉ होता क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोई भी चीज़ होगी
तो हमें कथन जो होता है हमारा, ठीक है, कथन मान लो या जो भी होगा इसका, वो हमें जैसा साइंटिस्ट ने दिया सेम वैसा ही लिखना है, क्योंकि कथन क्या होते हैं वो उनके बोले हुए होते हैं, और जब हम ये डिट्टो सेम लिखते हैं तो हमें नंबर्स ज़्यादा अच्छे गेन कर पाते हैं। इस चक्कर में जो कथन होता है वो सेम टू सेम लिखने की आप लोग कोशिश करिएगा। देन अब हम लोग इसको पहले हम समझाते हैं होता है क्या, बाद में कथन इसका डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो इसमें होता है क्या है, मान लो हमारे एक ये Q1 आवेश है, एक ये हमारा क्या है Q2 आवेश है, ठीक, एक हमारा Q1 आवेश है, एक हमारा क्या है Q2 आवेश है। ये एक दूसरे से किसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण जुड़े हुए हैं, ठीक। कौन सा बल? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे को लग रहा है, और इनके जो बीच की जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी r है, ठीक है। कार्यविधि भी आप लोगों को अपने हिसाब से लिखनी है, क्या Q1 Q2 हमारे कोई आवेश है, इनके बीच की दूरी हमारी r है, ये एक दूसरे को F फोर्स से मतलब प्रतिकर्षित कर रहे हैं या आकर्षित कर रहे हैं, क्लियर। तो अब देखते हैं पहली कंडीशन क्या होती है, Q1 कहता है Q2 मतलब क्या, हमारे दोनों आवेश, इन्हीं दो आवेशों के, ठीक, जो हमारा बल होगा वो क्या होगा, अनुपाती, कैसे, इन दोनों के गुणनफल के, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ये हमारी कौन सी कंडीशन होती है, पहली कंडीशन होती है। देन दूसरी कंडीशन क्या होती है, F जो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कथन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, किन्हीं दो आवेश, हमारे Q1 Q2 दो आवेश है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक, के अनुक्रमानुपाती तथा उनके जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के क्या है, व्युत्क्रम, एक बटे में कि नहीं, तो क्या व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाले बल के क्या होगा, अनुपाती तथा उनके जो बीच की डिस्टेंस होगी r के स्क्वायर मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा क्या हो गया, कथन हो गया। ये डिट्टो आप लोग सेम लिख लीजिएगा। देन अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये सब चीज़ें क्या आप लोग लिखते चलिएगा कि आपके नोट्स बिल्कुल कंप्लीट रहे, और आगे कभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग तुरंत देख के क्लियर कर लें, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये अब ये हमारा पहला नियम आ गया, पहला कंडीशन आ गया। दूसरा तो हम लोग क्या लिखें, देयरफॉर इक्वेशन 1 तथा 2 से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर। अब अगर हम लोग सीजीएस पद्धति के लिए देखें, इसके लिए सीजीएस पद्धति के लिए गुलाम ने दो बताए, जो भी बल लग रहा है ये दो बताया, एक एमकेएस पद्धति में बताया, एक सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है भैया, जब हम लोगों को पता है, जब हम लोग ये अनुपाती हटाते तो एक नियतांक मानते हैं, क्या मानते हैं, के मानते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर ले रहे हैं, इस जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। अब जहाँ पर कुलाम सीजीएस मात्रा में के बराबर 1 बताया, के बराबर क्या बताया 1, तो भैया इसका सीजीएस मात्रा क्या हो जाएगा, F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या हो गया, सीजीएस मात्रा हो गया, इसका मात्रा क्या हो गया, डाइन हो जाएगा हमारा, क्लियर। आप लोग को इतना कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, एसआई मतलब अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के लिए इन्होंने क्या बताया कि के बराबर होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का जो गणितीय स्वरूप होता है, गणितीय रूप क्या होता है, 9 × 10 की घात 9, क्लियर, 9 × 10 की घात 9। तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर के की वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये भी हो जाएगा हमारा किसमें, न्यूटन में। देन इसी की जगह अगर हम लोग इसका गणितीय स्वरूप रखें तो F इंटू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये भी हो सकता है। देन तो इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया,
अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हम इसको अब आगे बढ़ाएं। तो बाकी इतना आप लोग को समझ में आया, ठीक। अब इसी के माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, एकांक आवेश। ये अगर हमसे बात करें एकांक आवेश क्या होता है, तो कूलाम के नियम से एकांक आवेश की गणना करो, अगर हमसे ये पूछता है कूलाम के नियम से एकांक आवेश की गणना करो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एकांक आवेश, इसी को बोला जाता है यूनिट चार्ज। तो अगर हम लोगों से पूछता है क्या कि कूलाम के नियम से एकांक आवेश की गणना करो, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो हम लोगों के पास ये चीज़ है, ठीक। अगर हम लोग इसी में F बराबर, मतलब जो F बराबर 9 × 10 की घात 9 मान लें, यदि F बराबर हम लोग F बराबर 9 × 10 की घात 9 मान लें, ठीक है। और क्या मान लें, Q1 बराबर हमारा Q2 है, इसके बराबर इसको Q मान लिया, ये इसके बराबर, तो दोनों बराबर हमने Q मान लिया, ठीक है। और जो इनके बीच की दूरी है उसको क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो भैया हमारे क्या कंडीशन आ जाएगी, हमारे पास सारी वैल्यू है ये सारी वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, F की जगह क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ इक्वल टू, ये तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है 10 × 9 × 10⁹ Q1 Q2 Q और Q लिख सकते हैं अपॉन R का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो इधर से हमारा ये और ये क्या हो गया, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो क्या 1 इधर ले आओ या फिर इसको इधर, तो ये Q² = 1, तो Q बराबर क्या आ जाएगा ±1। तो ये हमारा क्या निकल आया, एकांक आवेश। तो भैया अब एकांक आवेश की परिभाषा क्या होती है, तो देखो एक कंडीशन और जो इन्होंने ये निकाला है, ये सिर्फ और सिर्फ वायु और निर्वात के लिए निकाला है। किसके लिए निकाला है, वायु तथा निर्वात में निकाला है। अभी हम लोग कूलाम के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे तो उसमें हम ये डिस्क्राइब और अच्छे से करेंगे, ठीक। तो ये क्या वायु और निर्वात के लिए निकाला है, तो एकांक आवेश हमारा किसमें, वायु या निर्वात में ही निकलेगा। तो भैया इसका कथन क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग, वायु या निर्वात में, ठीक, वायु या निर्वात में एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा था हमने, 1 मीटर में। ये दोनों हमारे सेम है, इस चक्कर में ये कौन सा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, मतलब एक दूसरे के पास आएंगे, पास नहीं आएंगे, क्या हो जाए, दूर जाएंगे एक दूसरे के, ये दोनों समान ही है, इस चक्कर में ये दूर जाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है। तो क्या, जब कोई वायु या निर्वात में जब दो आवेशों को एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर समान और सजातीय आवेश, तभी तो ये प्रतिकर्षण होंगे, समान व सजातीय आवेशों को पास में रखा जाता है और उस पर इतने न्यूटन का बल हमारा लगाया गया, तो उससे जो उत्पन्न होगा आवेश उसको क्या बोलेंगे, एकांक आवेश कहेंगे। समझ में आया। तो भैया हमने आवेश वायु या निर्वात में 2 सजातीय आवेश लिए, उनके बीच की दूरी हमने 1 मीटर रखी और उस पर जो बल लगा रहे हैं वो 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो प्रतिकर्षण आवेश क्या होगा, हमारा एकांक आवेश कहलाएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं। अब देखते हैं हम लोग कूलाम के नियम की सीमाएं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब आती है हमारी कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक। कूलाम के नियम की सीमाएं, तो वे कूलाम के नियम की सीमाएं 3 होती हैं, ठीक है। कितनी होती है, 3। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है भैया, ये जो काम होगा ये हमारा वायु या निर्वात में होगा, मतलब कूलाम का नियम कहाँ फॉलो करेगा, वायु या निर्वात, किसी माध्यम में ये फॉलो नहीं करेगा। कूलाम का नियम हमेशा कहाँ काम करेगा, वायु और निर्वात में, और कहीं ये काम नहीं करेगा। ये बिंदु आवेश होना चाहिए। कैसा आवेश होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए, ठीक। और इनके बीच की दूरी ना तो बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो। अगर ये 10⁻⁻15 मीटर से कम में है तो ये वर्क नहीं करेगा कूलाम का नियम, क्लियर। तो क्या
वायु अनिर्वात में वो बिंदु आवेश हो तो इनके बीच की दूरी कम से कम -10⁻⁻15 हो, इससे कम पे ये काम नहीं करेगा। क्लियर। अब इसके आगे हम लोग जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे विद्युत के बारे में। बाकी विद्युत क्षेत्र से स्टार्ट होगा। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में पहुँचाएँ। साथ में हमने अपना ऑफलाइन बैच भी डाला हुआ है, अगर आप लोग इंटरेस्टिंग हो तो अपने जानने वालों को हम तक पहुँचाएँ। बाकी लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद।